ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग व्याप्ति स्वरूप को देख रहे थे, है ना। तो क्या है व्याप्ति का स्वरूप? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। ये व्याप्ति का स्वरूप बता दिया। अभी तक हम लोग 4 कोटि बढ़ा चुके हैं, है ना। 4 जगह निवेश कर चुके हैं। क्या कहाँ पर कहाँ क्या निवेश किया, ध्यान से क्रम से एक बार बोल दीजिए। तो सबसे पहले भेदीय प्रतियोगितावच्छेदकता में साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिया, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 में कहाँ पर परिष्कार किया, क्या परिष्कार किया? तो भेदीय प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया। उसके बाद साध्यवदन्य निरूपित वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिया। नंबर 3 का हो गया। और अंतिम में चौथा अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा कि वो जो वृत्तित्व अभाव है वो वृत्तित्व सामान्य भाव लेना है, यानी कि वृत्तित्वाभावीय प्रतियोगिता में वृत्तितात्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया। ये दे करके अभी तक हम लोग इस लक्षण को देख चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद अंतिम में हम लोग देख रहे थे कि इस तरह से परिष्कार कर देने पर भी क्या होगा। एक स्थल बताया था, घटो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्। यहाँ पर ये जो गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता जो हेतु है उसमें अव्याप्ति होगी। आया कि नहीं? ये हम लोग अंतिम पाठ में कल विचार कर रहे थे और इस अनुमान स्थल को समझ रहे थे। आप लोगों को अनुमान स्थल समझ में आया? क्या है? द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, है ना। अरे घट को पक्ष बना लीजिए, पक्ष इन्होंने लिखा नहीं है तो बना लीजिए। घटो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्। घट को पक्ष बनाया और समवायेन द्रव्यत्व को साध्य बनाया और हेतु किसको बनाया? गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता को हेतु बनाया। ध्यान दीजिएगा, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट जो सत्ता है उसी को हेतु बनाया, शुद्ध सत्ता को हेतु नहीं बनाया। क्योंकि शुद्ध सत्ता को हेतु बनाएंगे तब तो ये क्या हो जाएगा? असध्येतुक स्थल हो जाएगा, है ना। क्योंकि सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है और जो साध्य आपका द्रव्यत्व है वो समवाय न केवल द्रव्य में ही रहेगा, है ना। तो साध्य की अपेक्षा हेतु अधिक में रह जाएगा तो असध्य हेतुक स्थल हो जाएगा। आया कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये सध्य हेतुक स्थल बना रहे हैं कि घटो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्। तो हेतु किसको बनाया? विशिष्ट सत्ता को हेतु बनाया। विशिष्ट सत्ता यानी गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, है ना। इसको समझाए अंतिम पाठ में। गुणकर्मान्यत्व अन्यत्व कहो, भिन्नत्व कहो, चाहे भेद कहो, एक ही बात होती है ना। तो अन्यत्व मतलब भेद। तो गुण कर्म भेद विशिष्ट जो सत्ता है उसको हेतु बनाया। तो इससे क्या हो जाएगा कि सत्ता भले शुद्ध सत्ता भले द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहे, लेकिन ये जो गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता है वो केवल और केवल कहाँ रहती है? द्रव्य में ही रहती है। क्यों भैया, क्यों द्रव्य में रहती? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैशिष्ट्य जो है वो सामानाधिकरण्य संबंधेन लिया है ना। केन संबंधेन लिया? सामानाधिकरण्य संबंधेन लिया है। मतलब गुण कर्म भेद समानाधिकरण जो सत्ता होगी उसी को हेतु बनाया है ना।
विशिष्ट की जगह समानाधिकरण भी बोलो तो वही है, क्योंकि समानाधिकरण्य संबंधे नहीं वैशिष्ट्य लेना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि गुण और कर्म का भेद जहाँ रहे वहाँ पर रहने वाली सत्ता को हेतु बनाया, शुद्ध सत्ता को नहीं। शुद्ध सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहती है, लेकिन गुण और कर्म के भेद के साथ रहने वाली जो सत्ता है वो कहाँ रहेगी? तो वो केवल द्रव्य में ही रहेगी, क्योंकि गुण में गुण का भेद नहीं रहेगा, कर्म में कर्म का भेद नहीं रहेगा। गुण और कर्म का भेद कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। तो वहीं पर रहने वाली जो सत्ता है, गुण कर्म भेद की समानाधिकरण जो सत्ता है, उसी को यहाँ पर हेतु बनाया है। समझ में आ रही बात? तो गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्वात ये कह दिया। तो गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता ये क्या हो गई? आपके हेतु हो गई। अब सद्धेतु स्थल बन जाएगा ना, क्योंकि गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता कहाँ रहती है? द्रव्य में ही रहती है, और वहाँ पर आपका समवाय न द्रव्यत्व जो साध्य है वो रहता है, तो सद्धेतुक स्थल हो जाता है। तो यही ये स्थल है। समझ में आए? तो गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता, यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि वैशिष्ट्य सामानाधिकरण्य संबंध न ले रहे, क्योंकि देखिए एक चीज आपको बताए, यदि यहाँ पर वैशिष्ट्य यदि स्वरूप संबंधे न लेंगे, है ना, तब तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता कहे, वैशिष्ट्यम स्वरूप संबंधे न, तो गुण कर्म का भेद, भेद मतलब अन्योन्य भाव, तो वो स्वरूप संबंध है ना वैशिष्ट्य लेना है, तो वो सत्ता में रहेगा कि नहीं रहेगा? सत्ता जो है उसमें गुण का भेद रहता है, स्वरूप संबंध है ना रहता ही है, और कर्म का भेद रहता है कि नहीं रहता है? वो भी रहता है। तो स्वरूप संबंध है ना गुण कर्म से गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता यदि इस तरह से कहेंगे, तो स्वरूप संबंध है ना गुण और कर्म का भेद रह गया सत्ता में, और वो सत्ता कहाँ रहेगी? वो सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी। समझ में आ रहा है? यदि गुण कर्म भेद का वैशिष्ट्य यदि स्वरूप संबंध है न कहेंगे, तो सत्ता जो है वो तो गुण कर्म से भिन्न होती ही है। आया कि नहीं? तो गुण कर्म से भिन्न जो सत्ता, वो सत्ता कहाँ रहेगी? तो सत्ता जो है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रह जाएगी, तो वापिस असद्धेतु का स्थल बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए स्वरूप संबंध है न वैशिष्ट्य न लेकर के सामानाधिकरण्य संबंध है न वैशिष्ट्य लेना है। इससे क्या हो जाएगा? गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता मतलब गुण कर्म भेदाधिकरण वृत्ति सत्ता। अरे समानाधिकरण मतलब स्वाधिकरण वृत्ति, तो गुण कर्म भेदाधिकरण वृत्ति सत्ता, इसको हेतु बनाया। तो गुण भेदाधिकरण जहाँ पर रहे वहीं पर रहने वाली जो सत्ता है, मतलब गुण कर्म भेद की समानाधिकरण जो सत्ता है, उसी को हेतु बनाया गया है। तो ऐसी जो विशिष्ट सत्ता है वो कहाँ रहेगी? द्रव्य में ही रहेगी, तो सद्धेतु का स्थल बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, तो क्या एक बार अनुमान स्थल बोलिए। घटो द्रव्यम गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्। वहाँ गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्वाद भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे लिखा है वैसे ही बोलिए। अरे अन्यत्व और भेद पर्याय है, अन्यत्व भिन्नत्व भेद ये सब पर्याय है। ठीक, तो जैसे लिखा वैसे ही बोलिए। क्या अनुमान स्थल हो गया? द्रव्य घटो द्रव्यम गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि अव्याप्ति हो जाएगी। इस तरह से परिष्कार कर देने पर भी अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों भैया? तो देखा जाए, ध्यान से समझिए। पहले हम लोग अपने से कर लें कि कैसे समन्वय हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, फिर इनका देखते हैं अव्याप्ति कैसे दे रहा है। तो यहाँ पर करिए। तो साध्य कौन हुआ? यहाँ पर द्रव्यत्व। साध्यवान कौन होगा? और वो साध्यवान भी साध्यतावच्छेदक संबंध से लेना है, तो समवाय संबंधी न द्रव्यत्ववान कौन होगा? द्रव्य ही होगा। आया कि नहीं आया? तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद, अरे साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद लेना है, तो द्रव्यत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, क्या भेद मिलेगा?
द्रव्यत्वान्न इति प्रति इति सिद्ध भेद आएगा कि नहीं आए? शॉर्ट में बोले द्रव्यत्वान्न, ये भेद आएगा कि नहीं आएगा? यही भेद लिया जाएगा। इस भेद का अधिकरण कौन मिल जाएगा? ध्यान से समझिए, कौन मिल जाएगा? तो द्रव्य तो नहीं मिलेगा, गुणादि मिल जाएंगे, क्योंकि गुणादि द्रव्यत्ववान नहीं है ना। समवायेन द्रव्यत्ववान कौन होता है? द्रव्य ही होता है, गुणादि तो होते नहीं हैं। तो समवायेन द्रव्यत्ववान, ये भेद कहाँ मिल जाएगा? गुणादि में मिल जाएगा। तो भेदाधिकरण हुआ गुणादि। तन्निरूपित वृत्तिता है नो, तन्निरूपित वृत्तिता देख लीजिए किस में जाएगी? आपके हेतु में जा रही है कि नहीं जा रही? देख लीजिए, हेतु क्या है आपका? विशिष्ट सत्ता। तो वो जो विशिष्ट सत्ता आपकी थी गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, वो कहाँ रहती है? द्रव्य में रहती है। गुणादि में रहती है क्या? नहीं रहती है। तो गुणादि निरूपित वृत्तिता विशिष्ट सत्ता में नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी वृत्तिता? तो शुद्ध सत्ता में कह सकते हैं। वो सत्ता तो रहती है, गुण द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। तो गुणादि निरूपित गुण निरूपित वृत्तिता सत्ता में चली गई, और वृत्तित्वाभाव किस में चला गया? विशिष्ट सत्ता में चला गया। तो लक्षण समन्वय हो गया, कोई अव्याप्ति नहीं है। तो हम लोगों के अनुसार तो लक्षण समन्वय हो जा रहा है। ध्यान से आया? एक बार घटाइए जरा फिर से। साध्य हो गया द्रव्य, साध्यम द्रव्यत्वम, साध्यवान अथवा साध्यवत द्रव्यत्ववत कौन हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहाँ मिलेगा? अरे गुणादि में मिल जाएगा। तो भेदाधिकरण हुआ गुणादि। तन्निरूपित वृत्तिता सत्ता में जाएगी, विशिष्ट सत्ता में नहीं न जाएगी, क्योंकि विशिष्ट सत्ता तो अभी हम लोगों ने देखा द्रव्य में ही रहती है। तो तन्निरूपित वृत्तिता शुद्ध सत्ता में गई, और वृत्तित्वाभाव विशिष्ट सत्ता में चला गया। तो ये लक्षण समन्वय हो गया। कहाँ अव्याप्ति हुई? नहीं हुई। लेकिन अब देखिए ये दे रहे अव्याप्ति, तो देखा जाए क्या कह रहे हैं। पढ़िए ग्रंथ। अत्र यद्यपि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद इत्यादौ विशिष्ट सत्तायाः शुद्ध सत्तायाश्चैक्यात् साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ अवृत्तित्वम नास्ति। ये कह दिया। यद्यपि करके शंका कर रहा है कि ये जो समवायेन द्रव्यत्व साध्यक और गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्व हेतु का जो स्थल है, यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति हो जाएगी भैया? तो ध्यान रखिए, एक नियम है, समझिएगा। विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। क्या नियम है? विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, कि विशिष्ट जो है वो शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है। जैसे एक लौकिक दृष्टांत से देख लीजिए। जैसे देवदत्त है ना, शुद्ध देवदत्त है। वो मान लीजिए देवदत्त ने कभी कुंडल लगा लिया, कानों में कुंडल पहन लिया, तो कुंडल विशिष्ट देवदत्त हो गया। तो वो देवदत्त ही है ना कि बदल गया कोई? अरे जो कुंडल विशिष्ट जो देवदत्त है वो देवदत्त ही तो है। वो तो यही कह रहे, विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। अरे देवदत्त ने कभी कुंडल लगा दिया, कभी हाथ में कंकड़ पहन लिया, कभी कुछ चेन पहन लिया, कभी कुछ अलंकार पहन लिया, तो उन अलंकार से विशिष्ट यदि हो गया, उस अलंकरण से यदि विशिष्ट देवदत्त हो गया, तो वो देवदत्त नहीं रहेगा क्या? यज्ञदत्त हो जाएगा। अरे वो देवदत्त ही न रहेगा। तो वही कह रहे, विशिष्टम शुद्धात न अतिरिच्यते, कि विशिष्ट जो होता है वो शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है, वो शुद्ध ही होता है। आया कि नहीं आया? विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। तो कुंडल विशिष्ट देवदत्त वो देवदत्त से अतिरिक्त नहीं है। समझ में आ रहा? मान लीजिए कभी देवदत्त है, बारिश का मौसम है, छाता लेके निकल गया बाजार में, तो छत्र विशिष्ट हो गया, छत्री देवदत्त। तो क्या वो देवदत्त नहीं रह गया क्या? अरे देवदत्त ही न कहेंगे उसको। छत्र विशिष्ट हो गया तो क्या हो गया? वो देवदत्त तो है ही ना। तो विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। आया कि नहीं है?
वैसे ही अब ये समझ में आ गया ये नियम। अब यहाँ पर प्रकृति में आइए, तो ये जो हमारी विशिष्ट सत्ता है, गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, वो भी शुद्ध सत्ता से अतिरिक्त नहीं ना होगी। अरे विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, इस न्याय से विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्ता जो है वो दोनों एक है, दोनों का ऐक्य है, दोनों में भेद नहीं है। आयक ने तो विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, इस नियम से विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों एक होने के कारण यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। अब घटाए, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब अव्याप्ति हो जाएगी। शुरू से घटाइए। साध्य क्या है? द्रव्यत्व। साध्यवत क्या हुआ? द्रव्यत्ववत क्या हुआ? द्रव्य हो गया। तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद कहाँ मिलेगा? गुण में मिलेगा, भेदाधिकरण गुण हो गया। तन्निरूपित वृत्तिता शुद्ध सत्ता में है कि नहीं है? गुण निरूपित वृत्तिता शुद्ध सत्ता में है। तो शुद्ध सत्ता में यदि वृत्तिता है तो शुद्ध सत्ता से अनतिरिक्त मतलब शुद्ध सर्व सत्ता से अभिन्न जो विशिष्ट सत्ता है उसमें भी तो वृत्तिता चली गई। अरे शुद्ध सत्ता में वृत्तिता चली गई तो उससे अभिन्न जो विशिष्ट सत्ता है उसमें भी वृत्तिता चली गई, वृत्तित्वाभाव नहीं जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से दे रहे अव्याप्ति, ध्यान से लगाइए कि अत्र यद्यपि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वादित्यादौ विशिष्ट सत्तायाः शुद्ध सत्तायाश्चैक्यात्। देखिए दे तो दिया कि विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों एक है, तो इससे क्या हो जाएगा? साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ, अरे साध्यवत हुआ द्रव्य, उससे अन्य हुआ कौन? गुणादि हुआ। उसमें गुणादि में गुणादि निरूपित वृत्तिता या शुद्ध सत्ता में जाती है, तो उससे अभिन्न जो विशिष्ट सत्ता है उसमें भी वृत्तित्व चला गया, अवृत्तित्व नहीं गया, मतलब वृत्तित्वाभाव नहीं गया। वही कह रहे साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ अवृत्तित्व नास्ति, मतलब गुणादि निरूपित वृत्तिता एवं उसमें रह गई, विशिष्ट सत्ता में वृत्तित्वाभाव नहीं गया, तो क्या हो गया? अव्याप्ति ही अव्याप्ति हो जाएगी। ये यद्यपि करके शंका कर रहे। बेटी बात पढ़िए एक बार ग्रंथ। अत्र यद्यपि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वादित्यादौ विशिष्ट सत्तायाः शुद्ध सत्तायाश्च ऐक्यात् साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ अवृत्तित्व नास्ति, अवृत्तित्व उसमें नहीं गया, वृत्तित्वाभाव नहीं गया, वृत्तिता ही चली गई। ये यद्यपि ये अव्याप्ति है। अब यद्यपि से शंका हुई, तथापि से अब उसका समाधान करेंगे, है ना। तथापि यद्यपि इस तरह से विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता के एक होने के कारण, है ना, यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। तथापि क्या कह रहे हैं? अब समाधान देखें। तथापि हेतुतावच्छेदक रूपेण अवृत्तित्व वाच्यम। यहाँ पर जो ये अवृत्तित्व कह रहे हैं, वृत्तित्वाभाव कह रहे हैं, तो वो हेतुतावच्छेदक रूपेण कहना है। आया कि नहीं? ठीक है, अवच्छेदक पर्यंत जा रहे आया कि नहीं? क्योंकि सामान्य ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग, तब तो क्या हो रहा है? साध्यवदन्य गुण निरूपित वृत्तिता ही शुद्ध सत्ता से अभिन्न जो विशिष्ट सत्ता है उसमें चली गई, वृत्तित्वाभाव नहीं गया, तो अव्याप्ति हुई। तो अब कह रहे हैं कि वो जो अवृत्तित्व है, मतलब वृत्तित्वाभाव है, वो हेतुतावच्छेदक रूपेण। आया कि नहीं? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुद्ध सत्ता और विशिष्ट सत्ता अभिन्न होती है, ठीक है ना। विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते करके शुद्ध सत्ता और विशिष्ट सत्ता एक है, और गुण निरूपित जो वृत्तिता है वो शुद्ध सत्ता में है, तो उससे अभिन्न जो विशिष्ट सत्ता है उसमें भी है, ये ठीक बात। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस वृत्तिता का अवच्छेदक, उस आधेयता का अवच्छेदक क्या होगा? तो सत्तात्व ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अरे जो सत्ता चाहे विशिष्ट, उससे अभिन्न विशिष्ट सत्ता, वो गुण में अभिन्न होने के कारण आप रह रहे हैं,
कह भी दे, लेकिन उस आधेयता का, वृत्तिता का अवच्छेदक धर्म जो है वो क्या होगा, वो शुद्ध सत्तात्व ही होगा, सत्तात्व ही होगा, क्योंकि सत्तात्वेन रूपेण ही वहाँ पर गुणादि में वो है। आया कि नहीं आया? शुद्ध सत्ता जो है वो केन रूपेण वहाँ पर सत्तात्वेन रूपेण ही है। विशिष्ट सत्तात्वेन रूपेण तो वो केवल और केवल द्रव्य में ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात? वो शुद्ध सत्ता और विशिष्ट सत्ता अभिन्न होती है, ठीक है। गुणादि निरूपित वृत्तिता शुद्ध सत्ता में है, तो उससे अभिन्न विशिष्ट सत्ता में भी वृत्तिता है। यहाँ तक बात ठीक, लेकिन उस वृत्तिता का अवच्छेदक कौन होगा, ये जब विचार करेंगे तो वो सत्तात्व ही होगा, है ना। क्योंकि सत्तात्वेन रूपेण ही वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रह सकती है। विशिष्ट सत्तात्वेन रूपेण यदि कहेंगे तब तो वो केवल और केवल द्रव्य में ही रहेगी। समझ में आ रही बाबू बात? समझ में? तो वही कह रहे कि यहाँ पर हम वृत्तित्वाभाव जो लेना है वो कह रहे हेतुतावच्छेदक रूपेण अवृत्तित्वम वाच्यम, और उसको आगे देखिए और स्पष्ट कर दे रहे हैं, हेतुतावच्छेदकम वृत्तितानवच्छेदकम इति फलितोर्थ। ये कर देंगे, अवच्छेदक पर्यंत चले जाएंगे हम, है ना। अवच्छेदक पर्यंत जाएंगे तो क्या करेंगे, लक्षण का स्वरूप देखिए क्या बोलेंगे कि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव पहले बोल देते थे, उसकी जगह वृत्तितानवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम, ये लक्षण करेंगे। देखिए हेतुतावच्छेदकम वृत्तितानवच्छेदकम, मतलब वृत्तितानवच्छेदक जो है वो हेतुतावच्छेदक होना चाहिए। इस तरह से अवच्छेदक पर्यंत चले जाएंगे, है ना। तो अवच्छेदक पर्यंत जाने से क्या लाभ हो जाएगा, देखिए यहाँ शुद्ध सत्ता विशिष्ट सत्ता एक होती है, लेकिन सत्तात्वेन रूपेण सत्ता जो है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी। विशिष्ट सत्तात्वेन रूपेण विशिष्ट सत्ता केवल और केवल द्रव्य में ही रहेगी। आया कि नहीं आया? तो इसलिए अवच्छेदक पर्यंत जाने से ये दोष का वारण हो जाएगा। एक बार लक्षण बोल लीजिए तो उसको समझा रहे। क्या लक्षण है? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तितानवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्ति ही। लक्षण अच्छे से बिठा लीजिए। अब देखिए समन्वय कर रहे, पहले वह्निमान धूमात में दिखा दे आपको, वह्निमान धूमात में दिखा दे। वहाँ पर वह्निमान धूमात में देखिए क्या हो रहा है, साध्य वह्निमनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण कौन होता है? जलरद होता है। तन्निरूपित वृत्तिता किस में जाती है? मीनादि में जाती है। वृत्तिता का अवच्छेदक क्या होगा? उस वृत्तिता मीनादि में रही, उस वृत्तिता का आधेयता का अवच्छेदक क्या होगा? मीनत्वादि होंगे। धूमत्व होगा क्या अवच्छेदक? नहीं होगा। तो वृत्तिता नवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम, यहाँ पर्वतो वह्निमान धूमान में हेतुतावच्छेदक क्या है? धूमत्व। वो वृत्तिता का अवच्छेदक बना क्या? नहीं बना। वृत्तिता मीनादि निष्ठा है तो वृत्तिता का अवच्छेदक कौन बनेगा? मीनत्वादि ही बनेंगे। अनवच्छेदक हो जाएगा आपका हेतुतावच्छेदक, जो धूमत्व है वो अनवच्छेदक हो जाएगा, वृत्तिता नवच्छेदक हो जाएगा। तो वृत्तिता नवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम क्या हुआ? धूमत्वम। और तदवत कौन होगा? धूमत्ववत कौन होगा? धूम होगा। तदवत्व किस में जाएगा? धूम में जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। समझ में आया? यही कर दिया। एक बार लक्षण बोलिए। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तिता नवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्ति ही। यही कर दिया। धूमवान वहने में भी देख लीजिए, धूमवान वहने में भी असद्येतुक्सल में भी देख लीजिए, वहाँ पर धूमवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण कौन हो जाता है? अयोगोलक हो जाता है। और तन्निरूपित वृत्तिता वहनी में जाती है। वृत्तिता का अवच्छेदक कौन होगा? वहनित्व ही हो जाएगा। तो वृत्तिता अवच्छेदक ही हेतुतावच्छेदक हो गया। वृत्तिता का अनवच्छेदक हेतुतावच्छेदक
नहीं हुआ। यदि होता तब तद्वत्वम ले जाते, लेकिन यहाँ वृत्तितावच्छेदक ही हेतुतावच्छेदक हो गया। वृत्तिता अनवच्छेदक हेतुतावच्छेदक नहीं बना तो लक्षण नहीं जाएगा, तो नाति व्याप्ति ही। समझ में आया कि नहीं आया? ये अवच्छेदक पर्यंत जा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता को एक करके आपने पूर्वोक्त लक्षण में दोष दे दिया, तो अवच्छेदक पर्यंत जा रहे हैं। जब ये अवच्छेदक पर्यंत अनुधावन कर लेंगे तो अब वारण हो जाएगा। कैसे वारण हो जाएगा देख लीजिए। क्या स्थल था आपका? घटो द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, यही न था? यहाँ पर देखिए, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण, द्रव्यत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण कौन हुआ है? गुणादि हुए हैं। ये तो जान ही रहे आप लोग, है ना? द्रव्यत्ववान न, ये भेद कहाँ मिलेगा? साध्यवान न, ये भेद कहाँ मिलेगा? गुणादि में मिलेगा। तो अधिकरण गुणादि हुए। तन्निरूपित, आप पहले कैसे दोष दे रहे थे? तन्निरूपित वृत्तिता जो है वो शुद्ध सत्ता में है, तो उससे अभिन्न विशिष्ट सत्ता में भी है करके वृत्तिता ही चली गई। वृत्तित्व भाव नहीं गया तो अव्याप्ति दे रहे थे। लेकिन अब हमने वृत्तिता नवच्छेदकम यदि हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम, ये व्याप्ति का लक्षण बना लिया है। तो अब देखिए, गुणादि वो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण गुणादि हुए। तन्निरूपित वृत्तिता जो है वो शुद्ध सत्ता में है और उससे अभिन्न विशिष्ट सत्ता में भी है, कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध सत्ता और विशिष्ट सत्ता एक है करके दोनों में है, कह सकते। लेकिन उस वृत्तिता का अवच्छेदक क्या होगा? ये ध्यान से बताइएगा। वो सत्तात्व ही होगा, विशिष्ट सत्तात्व नहीं होगा। क्योंकि सत्तात्वेन रूपेण जो सत्ता है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी। विशिष्ट सत्तात्वेन सत्ता जो है वो केवल और केवल द्रव्य में ही रहेगी। इसको यदि सरल भाषा में समझना है तो इतना ध्यान में रखिए कि शुद्ध सत्ता और विशिष्ट सत्ता एक है। विशिष्टम शुद्धान्नातिरिच्यते, लेकिन विशिष्ट सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता भिन्न है और सत्तात्वेन सत्ता भिन्न है। आया कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। अवच्छेदक जो है वृत्तिता आपकी गुणादि निरूपित वृत्तिता सत्ता में गई, शुद्ध सत्ता में गए और उससे अभिन्न विशिष्ट सत्ता में भी गई। यहाँ तक बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वृत्तिता का अवच्छेदक क्या होगा? तो वो शुद्ध सत्तात्व ही होगा। आया कि नहीं आया? क्या होगा? सत्तात्व ही होगा। विशिष्ट सत्तात्व होगा क्या? नहीं होगा। तो वृत्तितावच्छेदक हुआ शुद्ध सत्तात्व, अनवच्छेदक हो जाएगा विशिष्ट सत्तात्व, वो आपका हेतुतावच्छेदक भी है। तो वृत्तिता अनवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम विशिष्ट सत्तात्व हो गया और तद्वत्व कहाँ चला जाएगा? विशिष्ट सत्ता में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। आया कि नहीं? इस तरह से अवच्छेदक पर्यंत अनुधावन कर देने से वारण हो जाएगा। वही कहा था, तथापि करके समाधान पढ़िए। तथापि हेतुतावच्छेदक रूपेण अवृत्तित्वम वाच्यम। आया कि नहीं आया? हेतुतावच्छेदक रूपेण वृत्तिता है कि नहीं है, ये हमको देखना है। तो वहाँ पर वृत्तिता शुद्ध सत्ता में है और उससे अभिन्न विशिष्ट सत्ता में भी है, लेकिन वो हेतुतावच्छेदक रूपेण है क्या? नहीं है। सत्तात्वेन रूपेण वृत्तिता उसमें आएगी। आया कि नहीं है? वृत्तिता का अवच्छेदक धर्म कहने का तात्पर्य कौन होगा? सत्तात्व ही होगा। हेतुतावच्छेदक जो विशिष्ट सत्तात्व है वो वृत्तिता का अवच्छेदक नहीं हुआ, अनवच्छेदक हो गया। तो अनवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम विशिष्ट सत्तात्वम तद्वत्वम विशिष्ट सत्ता में चला गया तो अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। समझ में आया? लक्षण बोलिए एक बार। साध्यमनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तितानवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम तद्वत्वम व्याप्ति ही। यही कर दिया है। चलिए वही लिख दिया, हेतुतावच्छेदकम वृत्तितानवच्छेदकम इति फलितोऽर्थ। उसका फलित अर्थ यही आएगा। ठीक है ना? एक बार लक्षण बोलिए फिर से, इसको लक्षण को बार बार बोलिए, है ना, ताकि जीवा पर चढ़ जाए। क्या है? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तितानवच्छेदकम यद हेतुतावच्छेदकम
तद्वत्वम व्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? चलिए वही कर दिया। अब क्या रहा? इति व्याप्ति निरूपणे पूर्व पक्ष ग्रंथ। इसी के साथ ये हमारी जो व्याप्ति चल रही थी, अरे कारिका गया आई थी, व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् संबंध उदाहरितः, ये व्याप्ति का निरूपण यहाँ तक इसमें कर दिया है ना। इति व्याप्ति निरूपणे पूर्व पक्ष ग्रंथ, ध्यान रखिएगा ये पूर्व पक्ष ग्रंथ है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो यहाँ पर ये व्याप्ति का स्वरूप बताया, व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध, ये कारिका के द्वारा जो व्याप्ति बताई वो पंचलक्षणी का पांचवा लक्षण है। शुरुआत में बताए थे कि नहीं बताए थे? पंचलक्षणी में व्याप्ति के 5 लक्षण आए हैं, नाम ही है उसका पंचलक्षणी, आया कि नहीं? तो उसमें 5 लक्षण है, उसमें से 5वां लक्षण यहाँ पर अभी व्याप्ति ही साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध, ये जो 68वीं कारिका का उत्तरार्ध था उस कारिका के द्वारा वो 5वां लक्षण बताया गया। तर्क संग्रह में हम पढ़े थे क्षम्यता साध्याभाववद वृत्तित्वम, ये पदकृत्य आदि में पढ़े थे। तो वो कौन सा लक्षण था? वो पंचलक्षणी का प्रथम लक्षण है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 5 लक्षण है व्याप्ति के। वो 5 लक्षण में कोई दोष आता है, इसलिए उन 5 लक्षणों को छोड़ दिया जाता है और सिद्धांत जो लक्षण है, सिद्धांत व्याप्ति है, उसका अनुसरण किया जाता है। समझ में आ रही बात है ना? उन 5 लक्षणों में दोष आ जाता है, कोई दोष आता है, क्या आता है अभी आगे बताएंगे, स्पष्ट करेंगे स्वयं मुक्तावली में। लेकिन अभी बात समझिए क्या है, उन 5 लक्षणों में पंचलक्षणी के जो 5 लक्षण है, ये 5वां भी उसमें आ गया। तो इन सब में क्या आता है, कहीं दोष आने के कारण उन 5 लक्षणों को छोड़ दिया जाता है और सिद्धांत लक्षण का, सिद्धांत व्याप्ति का फिर अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो 5 लक्षण है ना, उन 5 को क्या कहते हैं? पूर्व पक्ष व्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पक्ष व्याप्ति। वो सिद्धांत नहीं है, पूर्व पक्ष व्याप्ति है ना, कि भाई ये व्याप्ति का स्वरूप हो कि नहीं हो। तो उसमें फिर दोष आया और कह दिया कि ये व्याप्ति नहीं हो सकती है, आया ना, खंडन कर दिया। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति है, वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत व्याप्ति अब आगे बताने जा रहे हैं, अब आगे बताई जाएगी। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो पूर्व पक्ष व्याप्ति ही थी, है ना। इस मुक्तावली ग्रंथ में अब यहाँ पर वो पूर्व पक्ष व्याप्ति को क्यों छोड़ना पड़ा और उसको छोड़ करके सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण क्यों करना पड़ा, इस चीज़ को अब यहाँ पर अग्रिम मुक्तावली ग्रंथ के द्वारा बताएंगे, ठीक है ना। तो अब उसको अगले पाठ में देखते हैं, इस पाठ को यहीं रखा जाए, अगले पाठ में विचार करते हैं कि क्या दोष हैं। ये पूर्वोक्त लक्षण जो अभी हम लोगों ने देखा, पूर्व पक्ष व्याप्ति का जो लक्षण देखा, उसमें क्या दोष है और उस दोष के कारण हमको छोड़ के सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण करना पड़ा। तो वो सब चीज़ अब अगले पाठ में हम लोग देखेंगे। इस पाठ को यहीं पर रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।